नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 73 साल पहले इसी शुभ दिन पर हर भारतवासी ने आज़ादी की खुली हवा में सांस ली थी। इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन है। इसी दिन को देखने के लिए भारत माँ के कितने ही सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशियों के हाथों कष्ट और यातनाएं सही हैं। आइए आज हम उनके ही जैसे देशभक्ति, देश प्रेम, साहस व कर्तव्य निष्ठा और हर कीमत पर आज़ादी की रक्षा करने का प्रण लें। आप जानते हैं कि गत 18 जून को गलवान घाटी में देश की सीमा की रक्षा करते हुए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। आज मैं उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बेटों को देश पर कुर्बान कर दिया। आइए आज हम देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, जिनकी चढ़ती हुई जवानी, खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतबार, नमन उन्हें मेरा शतबार। आज़ादी के ये दिन कई मायनों में अहम हैं और सबसे अहम इसलिए हैं कि आज़ादी के इस जश्न को हम एक महामारी के दौर में मना रहे हैं। कोरोना ने हमारी आज़ादी में कई बंदिशें लगा दी हैं। हम आज़ाद हैं कुछ बंधनों के साथ, लेकिन इसके बावजूद ये वर्ष और ये आज़ादी की वर्षगांठ विशेष है। कोरोना ने हमारे मुंह पर मास्क लगा दिया पर हमारे हाथों को नहीं बांधा है। कोरोना ने हमारी रफ्तार को ज़रूर रोका है पर हमारे हौसलों को नहीं रोक पाया है। इस हौसले को बनाए रखने और इस महामारी से निपटने में अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक कोरोना वॉरियर्स ने मानवता की महान सेवा की है। उनमें डॉक्टर्स, नर्सेज व अन्य चिकित्सा स्टाफ, समाज सेवक व पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। मैं इस निस्वार्थ सेवा के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, इस बार के स्वतंत्रता दिवस से 10 दिन पहले ही 5 अगस्त को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हुआ है। इसी के साथ हमारा 500 सालों का इंतज़ार भी खत्म हो गया। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्थान की प्रेरणा देता रहेगा। इससे ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A को हटाकर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया था। धारा 370 हटने से न केवल कश्मीर आज़ाद हुआ बल्कि इस आज़ादी से देश भी गौरवान्वित हुआ है। वहीं राम मंदिर बनने से न केवल रामलला टेंट, तंबू और ताले से आज़ाद हो गए बल्कि पूरा देश अपनी आस्था के सिरमौर अपने आदर्श भगवान श्री राम से मिलने के लिए आज़ाद हो गया। नई शिक्षा नीति आई। इसमें शिक्षा को ही आज़ादी नहीं मिली बल्कि सोचने, समझने और अपने तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी मिल गई है। नागरिकता अधिनियम आया। इससे केवल नागरिक होने की पहचान ही नहीं मिली बल्कि अपने ही देश में अपने होकर पराये होने की विवशता से भी आज़ादी मिली है। साथ ही देश की सुरक्षा में भी नए आयाम जुड़े हैं। न केवल लड़कियों को सेना में स्थायी कमीशन मिला, अपितु देश की सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया गया। 29 जुलाई को राष्ट्र रक्षा के लिए 5 राफेल विमान हमारे यहाँ अम्बाला एयरबेस पहुँचे, जो अति आधुनिक तकनीक के हथियारों से लैस हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा वासियों ने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति तो अम्बाला छावनी से ही शुरू हुई थी। हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों
व उनके आश्रितों की देखभाल करें। इसीलिए हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देती है। हमने युद्ध में शहीद सैनिक परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का ये छठा अवसर है। पिछले 5.5 वर्ष में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि कैसे अपने समय का एक एक क्षण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। वह विषय है व्यवस्था परिवर्तन का। जिन कामों के बारे में पहले लोग कहा करते थे कि ये तो नहीं हो सकता या ये तो ऐसा ही चलेगा, हमने उस व्यवस्था और मानसिकता दोनों पर चोट करते हुए उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। राजनीतिक आज़ादी तो हमें साल 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन 7 दशकों में भी सरकारें प्रशासनिक जकड़नों से निजात नहीं दिला पाई। जब इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं पर बदलाव की सोच के साथ हमने चोट की, उनकी कमियों को रेखांकित कर बदलने का निश्चय किया, तो यथास्थितिवादी लोग उसे घोटाले की संख्या देने लगे। समस्या को हमने समझा, उसे बदलने के लिए कदम हमने उठाए, बिचौलियों को हमने गिरफ्तार कराया, तो ये घोटाला कैसे हो गया? जब हमने ही कमी को पकड़ा है और हम ही उसे दुरुस्त कर रहे हैं, तो फिर इसे तो बुनियादी सुधार की संज्ञा दी जानी चाहिए, न कि घोटाले की। अपने पिछले कार्यकाल से ही हमने व्यवस्था परिवर्तन कर सुशासन प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस का रास्ता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके लिए अधिकतम सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया। हमने साल 2014 में कार्यभार संभालने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरियां तो मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से मिलेंगी। बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाए, इसकी सफलता पर संदेह किया, लेकिन हमने इस प्रण को पूरा करके दिखाया है और 70,000 से अधिक नौकरियां मेरिट के आधार पर दी हैं। ये वो असंभव से दिखने वाले कार्य हैं जिनको पूरा करने का न सिर्फ हमने प्रण लिया हुआ है, बल्कि हम लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में हमारा लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए कार्यालय में न जाना पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके घर जाकर लाभ प्रदान करे। इसके लिए हर परिवार का पहचान पत्र बनाकर सरकार की सब सेवाओं और योजनाओं को उससे जोड़ा जा रहा है। हम इस मास के अंत तक 20 लाख परिवारों को उनके घर में जाकर के पहचान पत्र दे देंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि क्षेत्र का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। देश के किसानों के कंधों पर देश को खिलाने और देश की भूख मिटाने का भार है, पर उनकी तकलीफों को दूर करने की जिम्मेदारी कभी किसी ने नहीं समझी। हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, इससे 74 साल के बाद ये आज़ादी किसानों के लिए भी आज़ादी होगी। इनमें आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन से भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देकर उपज की बर्बादी को रोका जाएगा। इसी प्रकार कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश से किसान अपनी पसंद की मंडी व बाजार में फसल बेचने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में सक्षम हो गया है। किसान जिसे चाहे फसल बेच सकता है, बोई उसने है तो बेचेगा भी वही और बेहतर दाम में बेचेगा। मैं इन सभी कदमों का स्वागत करता हूँ। इसी दिशा में हमने हरियाणा में कृषि को जोखिम मुक्त तथा उपज की बिक्री को सरल बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से हमने रबी की फसलों के दाने दाने की खरीद की है। किसान की फसलों के दाम सीधे उनके खाते में पहुंचाए हैं। किसान की उपज का संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना में 19 सब्जियां और फल शामिल किए हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि खेती के लिए पानी पहली ज़रूरत है, लेकिन हमारा दायित्व है
कि हम कम से कम पानी का उपयोग करें ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। इसलिए हमने धान का रकबा कम करने व कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, अलग अलग हिसाब से इसे धानबंदी का नाम देकर चाहे राजनीति करता रहे, लेकिन हमने ये संकल्प किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए लिया है। हम इसे उनकी सहमति से ही पूरा भी करेंगे। हमने सिंचाई के लिए भी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। अब तक देश कृषि प्रधान तो था, लेकिन किसान प्रधान नहीं था। अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा। साथियों, एक दूसरा वर्ग भी है जो उतना ही हताश, निराश और परेशान था, जिसके लिए आज़ादी न तो कभी आई और न कभी उसे दी गई। वो वर्ग है कर्मचारी वर्ग। ये वर्षगांठ उनके लिए भी आज़ादी लेकर आई है। रोजगार की दिशा में हमने युवाओं को योग्यता के आधार पर पारदर्शी ढंग से लगभग 75,000 नौकरियां दी हैं। हमारे युवा अब नौकरियों के लिए सिफारिशें तलाशते नहीं फिरते, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है कि IAS परीक्षा तक में उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस साल इसके परिणामों में प्रदेश के 25 युवा सफल रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा के ही प्रदीप मलिक ने पहला और हिमांशु जैन ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सब 25 युवाओं और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। रोजगार प्राप्त करने से पहले तक तो बेबस थे। हमने उन्हें आज़ादी दी, पर्ची खर्ची के द्वारा नौकरी पाने से आज़ादी, अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ने और स्वाभिमान से काम करने की आज़ादी, अपनी पहली पसंद की जगह जाने और वहाँ काम करने की आज़ादी, अर्थात ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी। पूर्व में कर्मचारियों को कठपुतली बनाकर व्यवहार किया करते थे, परंतु अब ईमानदार कर्मचारी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। कृषि क्षेत्र के साथ साथ उद्योग भी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। रोजगार सृजन में भी उद्योगों की अहम भूमिका होती है। इसलिए हमने प्रदेश का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्यम प्रोत्साहन नीति लागू की, जिसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। अब हम नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 तैयार कर रहे हैं। हम कोविड-19 महामारी के दौर में प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल नारे को आधार बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रदेश को उत्पादन का हब बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हरियाणा में अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य में अलग से MSME का गठन किया है, क्योंकि MSME न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देते हैं, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% हिस्सेदारी देने की व्यवस्था बनाई गई है। अब हम प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर रोजगार प्रदान कर रहे हैं। रोजगार संबंधी जानकारी देने के लिए रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर भी बनाया गया है। साथियों, आधी आबादी को उनके हिस्से की संपूर्ण ताकत देने की शुरुआत भी हम कर चुके हैं। हरियाणा सरकार ने समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त करने और संपूर्ण ताकत देने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, ताकि उन्हें सही मायने में बराबरी का हक हासिल हो सके। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% भागीदारी की व्यवस्था सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मेरिट सिस्टम के लागू होने के बाद से सरकारी नौकरियों में लगातार महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। हमारी सरकार बनने के बाद से हमने न सिर्फ लिंगानुपात को सुधार कर 1000 के मुकाबले 923 तक पहुंचाया, बल्कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कॉलेजों की व्यवस्था की है। प्रदेश में 66 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 42 लड़कियों के हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने की समस्या और कॉलेज की दूरी सबसे बड़ी बाधा रही है, जिसे जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने की जो व्यवस्था शुरू हुई है, ये महिलाओं को स्वस्थ और सशक्त बनाने में कारगर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए हमने राज्य में 31 महिला पुलिस थाने खोले हैं।
वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पुलिस बल में बेटियों की संख्या मात्र 3% थी, जिसे हमने 10% कर दिया है। अब हमारा लक्ष्य इसे 15% करने का है। हमारी सरकार आधी आबादी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में पूरी ताकत देना चाहती है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए सड़क, रेल और मेट्रो सेवा के साथ साथ हवाई सेवा के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मंडी मार्ग योजना, मुख्यमंत्री खेत सड़क मार्ग योजना के परिणाम स्वरूप सड़कों का सुदृढ़ जाल फैला है। भाई और बहनों, वर्तमान समय में बिजली भी विकास की पहली ज़रूरत है। हमने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और लाइन लॉस घटाकर 17.27% तक ले आए हैं। इससे बिजली वितरण निगम लाभ में चल रहे हैं। हमने म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम 10 जिलों में पूरा कर दिया है। इन जिलों सहित राज्य के अभी तक 4,638 गाँवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और आज से 4,838 गाँव में दी जाएगी। उल्लेखनीय बात यह है कि हमने पिछले 5 वर्षों में बिजली की दरें बढ़ाने की बजाय कम की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बच्चों के लिए 3,000 प्लेवे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें 1,000 स्कूल इसी साल खोलने की प्रक्रिया जारी है। हम राज्य में 82 नए संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को प्रदेश में पूरी तरह लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं। यह नीति देश को नई शक्ति प्रदान करने में परिवर्तनकारी कदम साबित होने जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, सरकार की नई खेल नीति और खिलाड़ियों को लगातार दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदकों की झड़ी लगाकर देश का नाम रोशन किया है। हम सभी खेलों के लिए संसाधनों और सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। हमें गर्व है कि इस बार का खेलो इंडिया 2021 प्रतियोगिता की मेज़बानी करने का अवसर हरियाणा को मिला है। देश भर से लगभग 15,000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। हमने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त कोविड अस्पताल, टेस्टिंग लैब, आइसोलेशन वार्ड, प्लाज्मा बैंक व चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कोविड के 83% से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। हमने सब मरीजों की जान बचाने की भरसक कोशिश की, फिर भी कुछ जानें चली गई। इसका मुझे बड़ा दुख है। ग्राम विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने गांव को लाल डोरा मुक्त करने का काम शुरू किया हुआ है और 2 अक्टूबर तक 242 गाँव को लाल डोरा मुक्त कर भी दिया जाएगा। लोगों को संपत्तियों व ज़मीनों के लेन देन में धोखाधड़ी से बचाने के लिए संपत्तियों और भू रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए वेब हेलरिस पोर्टल पर 127 तहसीलों और उप तहसीलों का ब्यौरा डाला जा चुका है। भाइयों बहनों, हमने हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। ठीक उसी तरह असंभव से दिखने वाले कार्य जैसे रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को बंद करना, पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाना, बीपीएल परिवारों के राशन व्यवस्था में ठगी को बंद करना, हरियाणा के हज़ारों गाँव को लाल डोरे से मुक्त करना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को सीधी सहायता पहुँचाना और हर हरियाणा वासी का परिवार पहचान पत्र बनाकर उसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, सभी कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, अंत्योदय योजना आदि द्वारा गरीब परिवारों को लाभ दिए जा रहे हैं। इस वर्ष हमने सुशासन का संकल्प लिया था। ये संकल्प किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है और हम उसे पूरा करेंगे। आप उसे महसूस करेंगे। जंजीरें केवल गुलामी की या अंग्रेज़ों की नहीं थी, बल्कि एक मानसिकता की भी थी जिसने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, सत्ता को शासन का जरिया बनाकर रखा और कभी जनता की सेवा का ख्याल नहीं रखा। हमें उस मानसिकता से भी देश को आज़ाद करना है। हम सुशासन शब्दों से, कागज़ों से और बातों से नहीं लाएंगे, बल्कि सुशासन समाज से,
संकल्प से और सभी के साथ से लाएंगे और सभी के लिए लाएंगे। इस ऐतिहासिक दिवस पर जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो आइए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नवनिर्माण के लिए मिलकर काम करने की शपथ लें। इस पावन अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हरियाणा के कर्मठ लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।